रायपुर शहर से भी आए, देश प्रदेश से आए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। बस अब हमारा जीवन विद्या शिविर परम श्रद्धेय नागराज जी को सादर नमन करते हुए प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कुछ वरिष्ठ साथी मंच पर आ जाएं। मैं आग्रह करूंगा कि आज हमारे बीच में अभ्युदय संस्थान जीवन विद्या अभियान से जुड़े बहुत पुराने साथी उपस्थित हैं, तो इन पुराने साथियों का मैं नाम लूँगा और आग्रह करूँगा कि मंच पर आ जाएं। श्री B.R. अग्रवाल जी, रायपुर नगर निगम में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री B.R. अग्रवाल भैया अभ्युदय संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। श्रीमती मीना गाड़ोदिया भाभी, श्रीमती मीना गाड़ोदिया, मीना भाभी से आग्रह है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें, जिनका पूरा परिवार प्रारंभ से लेकर अब तक जीवन विद्या के अभियान को गति देने के लिए सारा समय लगाया है और लगा रहा है, लगाता रहेगा। श्रीमती मीना गाड़ोदिया जी। श्रीमती अनीता शाह भाभी, अभ्युदय संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से प्रमुख लोगों में से एक श्रीमती अनीता शाह भाभी, जो पूरे परिवार के साथ जीवन विद्या अभियान को सफल बनाने में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर रही हैं और अभी अभिभावक विद्यालय रायपुर की आप प्रमुख संचालिका हैं। और मैं आग्रह करूंगा इस शिविर को आप सबके सामने संबोधित करने वाले श्री सोम भाई त्यागी जी। तो साथियों, हमेशा एक उत्सव का वातावरण होता है। जब जब जीवन विद्या शिविर का आयोजन होता है तब तक एक उत्सव का वातावरण निर्मित हो जाता है स्वस्फूर्त विधि से। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस शिविर में कुछ खास मेहमानों से लेकर हर वर्ग के, हर क्षेत्र से, ग्रामीण से, शहर से हमारे साथी आए हुए हैं। तो कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनके बारे में छोटी सी जानकारी देने के लिए, संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं अभ्युदय संस्थान में निवासरत हमारे साथी चंद्रशेखर राठौर जी से आग्रह करूंगा, जो पूरे परिवार के साथ, इनके परिवार के 17 सदस्य हैं अभ्युदय संस्थान अछोटी में, वो सब के सब रहते हैं। तो मैं भाई चंद्रशेखर राठौर से आग्रह करूंगा कि आज इस शिविर को सुनने के लिए हमारे साथी कहाँ से हैं, उनकी एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। थैंक यू भैया। आप सभी को खूब नमस्ते, खूब नमस्कार। भैया नमस्ते। तो बेसिकली जैसा कि अब हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं सोम भैया को सुनने के लिए, तो मैं टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा। टोटल अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 280 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से पुरुष हैं 130 और महिलाएं हैं 131। तो महिलाएं एक से आगे हैं और स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं अभी आना शेष है, वो करीब 30 हैं। तो और करीब 6 राज्यों को हमने जैसे जोड़ के देखा कि कितने राज्य के हैं, तो कुल 6 राज्यों से ज़्यादातर, अधिकतम तो छत्तीसगढ़ से ही हैं। तो ऐसा एक डेटा आया है। तो आप सभी को खूब आभार, आप लोगों ने इतना श्रम करके यहाँ तक आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपकी आशाओं पे खरा उतरेंगे। तो धन्यवाद। भैया बता रहे हैं कि 6 लोग IIT से आए हुए हैं जी। कुछ लोग का नाम शायद मैं लेना उचित समझता हूँ। श्रद्धेय नागराज जी के सुपुत्र आदरणीय दादा भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ में। तो इस दर्शन के प्रणेता दादा भैया, सुनीता भाभी, उनके बेटे अंकुर बेटा जी, उनकी श्रीमती और समधी पक्ष भी हैं,
समधी समधन दोनों उपस्थित हैं। तो ये एक अलग किस्म का सौभाग्य हम सभी के लिए है कि श्रद्धेय नागराज जी का परिवार आज जीवन विद्या शिविर में उपस्थित हुआ है। मैं थोड़ी सी एक जानकारी आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा कि यह जीवन विद्या शिविर किस तरह से चलता है, चलता रहा है और कहाँ तक पहुँच चुका है। आप सबके लिए जीवन विद्या अब कोई नया शब्द शायद नहीं रह गया है। जो लोग आए हैं उनके लिए तो सब परिचित हैं ही, बहुत सारे नए साथियों को पहली बार सुनने को मिला होगा। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह से सघन प्रचार प्रसार हमारे साथियों ने मिलकर किया है। राजा भैया कहाँ गए? राजा भैया यानी वो सब जगह सर्वव्याप्त हैं। आकाश मिश्रा जी भी एक बार बस सामने आ जाइए, एक बार सामने आ जाएंगे। हाँ, एक पूरी टीम आ जाए। मैं समझता हूँ पहले ही अपन इंट्रोड्यूस करा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो एक पूरी की पूरी टीम पिछले मैं समझता हूँ 2 महीने से बहुत प्रयासरत रही इस शिविर को आयोजित करने के लिए। और मुझे याद है कि जब हम लोगों ने सबसे पहले शिविर किया था तो अमरकंटक जाना हुआ था। और अमरकंटक में वर्ष 1997 मई का महीना, अमरकंटक ठंडा था, काफ़ी अच्छा मौसम था। यहाँ भरी गर्मी में निकले थे हम लोग और उस 7 दिनों का शिविर हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उस परिवर्तन के साक्षी के सब हम भाई बहन यहाँ पर उपस्थित, हम सब के सब उस शिविर में थे। BR भैया, सोम भैया, इन सब का परिवार, अनीता भाभी, मीना भाभी, अंजनी भैया, और सब ने मिलकर एक संकल्प लिया था कि यह जो बात हम सुने हैं 7 दिनों में, यह हमारी ज़िंदगी में जैसा बदलाव लेकर आया है ऐसा ही बदलाव सबकी ज़िंदगी में आ जाए। इस संकल्प के साथ उस दौर में जो जो कार्यक्रम हम लोग किया करते थे उन सबको धीरे धीरे शिथिल करते हुए एक चित्रण हुआ कि इस दर्शन को, इस विद्या को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। तो श्रद्धेय नागराज जी के मार्गदर्शन में वर्ष 1999 में अभ्युदय संस्थान के लिए भूमि खरीदी गई। उसको कुल 12 परिवारों ने मिलकर खरीदा और इन 12 परिवारों ने मिलकर उस छोटे से प्रांगण में समूची मानव जाति के लिए एक बेहतर विकल्प जीने का, साथ साथ रहने का, खुशियों के साथ उत्सवपूर्वक जीने का क्या हो सकता है, उस विकल्प को अक्षरशः जीने का अभ्यास प्रारंभ किया। और उसी प्रक्रिया में हम सबके बीच में भाई सोमदेव त्यागी जीवन विद्या का प्रबोधन प्रारंभ किए। जब शुरुआत हुई थी परिचय शिविर की तो मुझे याद है लगभग 15 या 20 लोग थे उस पहले शिविर में, और उन 15-20 लोगों ने बहुत ध्यान से सुना था। और उसके बाद जो सिलसिला जीवन विद्या शिविर का शुरू हुआ तो कैसे फैला है उस दौर के हिसाब से तो हमारे लिए अकल्पनीय है। 2002-3 आते आते ही एक अच्छी झलक मिल गई हमको, और 2002 में सोम भाई ने उस दौर में इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का शिविर किया। स्टूडेंट्स थे, पहला प्रयोग था मैं समझता हूँ कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ। तब उस दौर में प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि ये किसी की नहीं सुनते जो उनके विद्यार्थी हैं। सोम भाई ने कहा जो लोग बिल्कुल नहीं सुनते उनको आप भेजिए। तो ऐसे करीब 60-70 विद्यार्थी आए। उनमें से एक पूर्व छात्र मैं देख पा रहा हूँ, अभी एक आए हैं उनमें से। भाई अभिषेक सिंह हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार खड़े हो जाएंगे अभिषेक भाई। हालांकि उस कैटेगरी के नहीं थे, ये तो अत्यंत सौम्य, हमको तो पता भी नहीं था कि अभिषेक सिंह आए हुए हैं।
बहुत दिनों तक पता भी नहीं चला था। तो अभिषेक भाई ने एक संकल्प लिया कि नहीं, यह शिविर तो और सबके साथ चलना चाहिए। तो फिर एक बहुत शानदार अभियान प्रारंभ हुआ कि कैसे तकनीकी शिक्षा में जीवन विद्या का समावेश हो। तो अभिषेक भाई के फिर जूनियर्स आए, फिर एक सिलसिला चल पड़ा, NIT में लगातार शिविर चलने लगे। फिर धीरे से IIT दिल्ली में जाना हुआ। IIT दिल्ली ने AICTE को कन्विंस किया जीवन विद्या शिविर को कुछ अलग शब्द देते हुए, तो उन्होंने वैल्यू एजुकेशन नाम दिया। और वैल्यू एजुकेशन के नाम से फिर एक सेल की स्थापना NIT रायपुर में हुई और फिर नियमित रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाने लगा इसे कोर्स के रूप में। और आज पूरे देश में सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के सभी कैंपस में एक कोर्स के रूप में जीवन विद्या को चेतना विकास मूल्य शिक्षा अर्थात यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से पढ़ाया जाता है। तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो बीजारोपण अछोटी में हुआ वो NIT के माध्यम से पूरे देश में फैला और आज पूरे देश में मैं समझता हूँ लाखों विद्यार्थी इन परिचय शिविरों से निकल रहे हैं। तो एक तरफ शिक्षा में प्रयोग हुआ तो दूसरा समाज के बहुत लोगों से मुलाकात होती गई, हमारे बहुत सारे साथी जुड़ते गए और एक एक करके समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में मैं देख पा रहा हूँ दिनेश भाई राठौर जी उपस्थित हैं, जो उस वक्त उनकी आयु 60 वर्ष थी। भैया खड़े हो जाएंगे। 60 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली बार जीवन विद्या शिविर को सुना और आज 25 वर्ष हो चुका है, उसी ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा, किस तरह से यह अभियान आगे बढ़ा है उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत किया। रायपुर में क्या स्थिति है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा हमारे बीच में उपस्थित अनीता शाह दीदी को कि आप रायपुर में और छत्तीसगढ़ में जीवन विद्या के माध्यम से किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है उसकी बात रखेंगी। अनीता दीदी। सभी का एक बार फिर से स्वागत है, नमस्ते। और स्वागत उन सबका है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय बहुत चीज़ पता चली कि जो हमारे नौनिहाल अपनी माँ के गर्भ में भी आए हैं, तो बहुत सारे उन आने वाले बच्चों का भी स्वागत है। और जैसे दिनेश भैया 85 वर्ष के है ना, ऐसे हमारे सारे वरिष्ठ जनों का भी स्वागत है। तो ये सब देख के लगता तो है कि मानव जाति करवट ले रही है ना। मतलब आज हम सबके पास हम सब ये चीज़ देख के आ चुके हैं कि मतलब नाम, पद, पैसा है ना, ताकत, सब कुछ को छू के आ चुके हैं, पर फिर भी लगता है कि कुछ कमी है ना। और इस कमी को पूरा करने के लिए कभी हम भोग की तरफ भागते हैं है ना, चाहे हम मॉल जाएं, चाहे पिक्चर जाएं, चाहे घूमने जाएं, चाहे दोस्तों के साथ जाएं, या फिर हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं है ना। तो अगर अभी बहुत ध्यान से आप सब ने भी सर्वे किया ही होगा, जांचा ही होगा कि हम सब ना भाग रहे हैं। और भाग कहाँ रहे हैं? दिखावा, छलावा, भुलावा। अपने आप को भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं है ना कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं, घर घर की कहानी है, हम भी जानते हैं, मेरा भी घर है, आपका भी घर है, कि न तो भागने से और न ही आध्यात्म की ओर जाने से ये जो 24 घंटे हम जिनके साथ जीते हैं है ना, 24 घंटे हम अपनों के साथ जो जीते हैं, वहाँ पर एक हार्मनी तो नहीं महसूस हो रही है। वो जो सुख शांति हम घर में सोचते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, वहाँ हर थोड़े दिन बाद एक थकान आने लगती है ना। ऐसा नहीं है कि हम हर समय थके हुए हैं, हर समय निराश हैं, लेकिन खुश होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद थकने लगते हैं। तो एक लाइन मेरे को याद आ रही है ऐसे ही कि ऐसे ही एक बहन ने बाबा जी से पूछा था कि मैं थक गई हूँ रिश्तों को निभाते निभाते, अब मेरे से नहीं होता। तो उन्होंने उनसे एक ही बात पूछी
कि आपको रिश्ते चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा चाहिए। तो वो जो जवाब था वो आज तक मैं देखती हूँ कि मेरा ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए मैं बताना भी चाहूँगी। उन्होंने कहा कि चाहिए तो थकान कैसी, नहीं चाहिए तो प्रयास कैसा, है ना। मतलब ये इतनी सुंदर बात थी। तो प्रयास तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन इस जो जीवन विद्या शिविर है इससे उस प्रयास को एक दिशा मिलती है। मतलब प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आप 1 साल बाद उसका मूल्यांकन कर पाओ कि हाँ भाई मैंने 1 साल ये किया तो इसका ये रिजल्ट आया। तो रैंडमली नहीं है, है ना। रिश्तों को निभाने का भी एक मैथ्स है ना, उसका भी एक पूरा आपको सॉल्यूशन आप कर सकते हो कि हाँ भाई ये स्टेप है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, और हम सब का आंसर एक आएगा जो हम सब चाहते हैं कि कैसे मैं खुश रहूं और अपनों को खुश रखूं। तो ऐसा अगर हम अपनी लाइफ को भी देखते हैं तो जैसा संकेत भैया ने बताया, हम सब भाई बहन एक ही समय से शुरू किए और आज पूरा एक 25 वर्ष पूरे इसमें चले गए। लेकिन इस 25 वर्ष में के बाद भी आज भी जीवन विद्या को सुनने के प्रति उतना ही आकर्षण है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि सत्य हमेशा शुद्ध, बुद्ध और नित्य शुभ होता है। तो आज भी हम उतनी ही खुशहाली से सुनते हैं इस बात को, उतनी ही खुशहाली से सोच पाते हैं और उतनी ही अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाते हैं अपने हर दिन की जो चुनौतियां हमारे सामने आती है। और इस बात का अपने आप में विश्वास है, इसीलिए शायद हम सब उतनी ही खुशहाली से ये आयोजन भी कर पाते हैं, है ना। और इस शिविर में जो सबसे बड़ी उपलब्धि जिसके लिए मेरे को लग रहा है हम सभी भाई बहन गदगद हो रहे होंगे कि आज के इस शिविर में हम सब के बच्चों ने आयोजन को संभाला है और उसको हम सब तो बस देख रहे हैं। मतलब आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोई माता पिता कोई काम कर रहे हैं और बच्चे उसको ले लें फिर, है ना। तो आज यहाँ पर सारे जितने भी यूथ को आप देख रहे हो वो हम सब के जितना भी बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर हम 4-5 लोग बैठे हैं लेकिन बहुत सारे भाई बहन हमारे हैं ही। तो पूरे यूथ ने इस पूरे आयोजन को संभाला है, ये हम लोगों के लिए बहुत संतोषजनक है। तो एक चीज़ हम लोग को समझ आई दर्शन से कि एक तो हम लोग बैक टू होम हुए, है ना। हम भी भाग रहे थे, कोई गायत्री परिवार की तरफ भाग रहा था, कोई विपश्यना की तरफ भाग रहा था, कोई यज्ञ हवन की तरफ भाग रहा था। लेकिन वो हर दिन की चीज़ जब ठीक होती गई तो हम सब ने कॉन्सेंट्रेट किया और इस विद्या को, दर्शन को अच्छे से समझा। तो फिर ये समझ में आया कि जब हमको 40 की उम्र में, 35 की उम्र में ये चीज़ मिली तो क्यों ना ये बच्चों को एजुकेशन में मिल जाए। जैसे आज भी हम एक शिक्षा के माहौल में ही हैं, भले प्रौढ़ शिक्षा है ना। तो क्यों ना ये बच्चों को मिल जाए। तो उसके लिए भी बाबा जी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला हमको और 2011 में अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हुई। तो अभिभावक विद्यालय का पूरा पाठ्यक्रम ही ऐसा बना है जिसमें बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस तो पढ़ ही लेंगे, है ना। लेकिन क्यों पढ़ना है, भाषा क्यों, गणित क्यों, है ना। ये जो क्यों है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो छूट जाता है। तो उसके साथ अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हुई और आज नर्सरी से ही बच्चे संबंध प्रधान शिक्षा ले रहे हैं और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी हमारे सामने है। तो एक बहुत खुशहाली के साथ शिक्षा में ये चीज़ जा रही है। और दूसरा मैं समाज में देख रही हूँ, जैसे भैया बोले कि आसपास क्या चल रहा है, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे संबंध जो एकदम टूटने की कगार में होते हैं, है ना। अगर वो हमारे में से किसी के पास आ जाते हैं तो करना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उनका ध्यान दिलाना होता है कि सबने आपके लिए कुछ किया है, बस हमको देखने की ज़रूरत है। हम सबको जो एक अभ्यास हो गया है कि जो नहीं मिला उसको हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि ये नहीं हुआ, इसने ये नहीं किया, इसने ये मेरा कहना नहीं माना, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा ये नहीं किया। तो ये दर्शन आपको क्या मिला हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यानाकर्षण कराती है। तो हम देख पाते हैं कि बहुत कुछ मिला है और बैठे बैठे 4 घंटे की बात में ही वो व्यक्ति जो संबंध विच्छेद करने आया रहता है वो इतना भाव विभोर होता है कि नहीं,
मेरे को तो वापस जाना है। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, 4-5 जितने भी कपल के साथ मेरी बात हुई है, तो मेरे को लगता है कि हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, है ना, कोई संबंध न छूटे, हर संबंध के साथ मैं खूब न्यायपूर्वक जी पाऊँ, सुखपूर्वक जी पाऊँ। तो उसका बहुत सुंदर ज्ञान, विज्ञान, विवेक है ये जीवन विद्या। तो बहुत दिल से पूरे विश्वास के साथ आप सब लोग खूब ध्यान से, ख़ास तौर पर हमारी युवा टीम जो अब जीने के लिए जिम्मेदारी वहन करने वाली है, वो सब खूब ध्यान से सुने। और हम सब की यही शुभकामना है कि आप लोग का जीवन खूब सुखमय हो, शांतिमय हो, क्योंकि हमने बाकी सब कुछ पा लिया है। किसी के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है आज। कमी है तो सिर्फ भाव की, सम्मान की, विश्वास की, स्नेह की। और मेरे को लगता है वो जीवन विद्या शिविर में आपको भर भर के मिलेगा। तो इसी शुभकामना के साथ आप सब को मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और खूब बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी। जिंदगी को कितने अच्छे से जिया जा सकता है, इसकी कल्पना ही हम करते थे एक समय में, लेकिन जब ने इसे जी कर देखा जीवन विद्या के प्रकाश में, तो खाली हमारा परिवार नहीं, हम सबका परिवार, हमारे साथ साथ पूरा का पूरा समाज खिल उठा ऐसा लगता था। और आज ये समाज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में एक परिवार जैसे अनीता भाभी का परिवार है, अनीता दीदी, इनके श्रीमान धीरेन्द्र शाह जी, इनकी तीसरी पीढ़ी अब आ चुकी। उधर पिताजी अभी कुछ दिनों पहले आए थे, आदरणीय सदाराम चाचा जी। अभ्युदय संस्थान की स्थापना के दौर में काफ़ी समय लगाया था, काफ़ी आशीर्वाद दिया था। आज उनकी आयु 87 हो चुकी ना दी, 87 की हो चुकी। और अभी आए थे कुछ दिनों पहले, बहुत ही भाव विभोर होकर गए वो। इसी तरह से एक दूसरा परिवार है, अनीता दीदी का एक परिवार, उनके दोनों बेटे, साकेत बेटा जी और प्रतीक बेटा जी यहाँ पर हैं क्या? अच्छा, व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो वो और इनके साकेत के बेटा जी अब विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, कबीर बेटा जी। तो तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी अब आ चुकी है। कुछ वैसा ही इतिहास है मीना भाभी के परिवार का। अंजनी भैया सबसे बड़े भाई, दूसरे नंबर में राजा भैया, रंजीत भैया, तीसरे नंबर में राजा भैया, और इनकी बहन, प्यारी सी बहन राजू दीदी। इन सब ने मिलकर संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक अभियान के किसी भी कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम, छोटा हो बड़ा हो, सब में अपना भारी योगदान किया है। तो अंजनी भैया सशरीर नहीं है, लेकिन मीना भाभी पूर्ण ताकत के साथ पूरे परिवार को देख रही हैं। तो मैं चाहूँगा मीना भाभी की ओर से हम कुछ सुने। सभी को नमस्कार। मैं क्या बोलूं, संकेत भैया बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बता सकती हूँ कि दर्शन कैसे मुझे छुआ और कैसे मन बना कि बस इसी को समझना है और जीना है। तो आप लोगों के जैसे मैं भी थी, शिविर करने गई। शिविर करी तो बहुत सारे प्रश्न था अंदर, बहुत सारा जिज्ञासा था, और बहुत सारा हम लोग गायत्री परिवार में काम करते थे, तो बहुत सारे चीज़ की कुछ उत्तर नहीं था, हल नहीं था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इस क्या है। लेकिन जब शिविर की तो उसमें बहुत सारे जो प्रश्न था सारे सॉल्व हो गए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आया कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं, चाहे हमारे पास सुविधा संग्रह में कोई कमी नहीं, अध्यात्मवाद में फिर कहाँ से हम कैसे सुखी होंगे। तो एक चीज़ समझ में आया कि संबंध की पहचान होती है तो वो भाव अपने आप बहने लगता है और निर्वाह करके हम सुखी होते हैं। और ये एकदम 100% सही है। मेरे ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ, जहाँ जहाँ संबंध की पहचान होती है वहाँ वहाँ मैं निर्वाह करती हूँ तो तृप्त होती हूँ। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बाबा जी देते हैं जीवन विद्या के परिचय में, कि हम चाहे बस में चाहे ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाता है तो हम फैल के बैठ जाते हैं कि इसमें कोई ना बैठे। और जैसे ही कोई परिचित व्यक्ति आता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपने आप को सिकड़ लेते हैं और बैठने को देते हैं और खुश होते हैं।
और ज़्यादा कोई बुजुर्ग आ गया हमारे परिचित, तो हम खुद खड़े होकर उनको बैठने के लिए देते हैं और उतना ही खुशहाली पूर्वक देते हैं और खुश होते हैं और सामने वाला भी खुश होता है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ संबंध की पहचान होती है वहाँ वहाँ निर्भय होती है, तो हम उभय तृप्तिपूर्वक जीते हैं और यही न्याय है। और ऐसे जीते हैं तो संबंध में कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकायत नहीं होगा और हम तृप्त हो जाएंगे। और ये कैसे होगा, ये धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि ये जब तक हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा नहीं देंगे, वैल्यू एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक चेतना का विकास नहीं होगा, तो संबंध की पहचान नहीं होगी। जो आज हमारे अभिभावक रायपुर में अभिभावक विद्यालय में बच्चों को चेतना विकास मूल्य शिक्षा दे रहे हैं और धीरे धीरे विश्वास हो रहा है, हो जाएगा और मानवीय परंपरा बन जाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब भाई बहन चल रहे हैं। इतना बोलते हुए मेरी बात को बहुत बढ़िया मीना भाभी, बहुत अच्छा लगा सुन के। नहीं बियर भैया बोलेंगे ही, सवाल नहीं उठता। ये कुछ परिवार देखकर ऐसा ना सोचे कि हम कुछ ही लोग हैं, पूरा का पूरा आप सब परिवार के सदस्य मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में युवा टीम आ गई क्या, जो ऑर्गेनाइजर्स की टीम, चंद्रशेखर भाई साथी आ सकते हैं क्या एक बार, अगर आ सकते हैं तो उनको एकत्रित कर लें। जब तक मैं एक छोटा सा परिचय बी आर भैया का देना चाहूँगा। बी आर अग्रवाल जी पेशे से इंजीनियर हैं। जब हमारी पहली मुलाकात 95 के आसपास हुई थी तो मैंने पहली बार किसी इंजीनियर को पीले रंग की धोती और कुर्ते में देखा था। तो धोती कुर्ता पहनते थे गायत्री परिवार के कार्यक्रम में जाते समय, और इनके साथ अंजनी भैया है, वो भी धोती कुर्ता में पीले रंग के। और जब इन्हें परिचय दिया तो मैं चौंक गया था कि ये धोती कुर्ता वाले व्यक्ति इंजीनियर हैं, नगर निगम में अधिकारी हैं, तो मैं चौंक गया था। लेकिन बाद में साधारण वस्त्रों के साथ इन्होंने जो पूरा समय दिया है और एक पूरे अभियान में किस तरह से तन मन धन सब परिवार लगाना, कोई इनके परिवार से सीखे। इनकी श्रीमती अंचला भाभी आई क्या, बी आर भैया और अंचला भाभी, इन दोनों ने मिलके श्रद्धेय नागराज जी के द्वारा जो साहित्य हस्तलिखित था उसको पब्लिश कराने में, पुस्तक बनाने में सबसे बड़ा योगदान किया। जो भी किताब आपको मध्यस्थ दर्शन की पढ़ने को मिलती है उसकी 3-3, 4-4 बार प्रूफ रीडिंग, हाथ से लिखा हुआ पूरा जो हस्तलिखित डॉक्यूमेंट है उस सब के एक एक लाइन से जानना और पढ़ना। आप समझ सकते हैं कि 16 वाङ्मय अब तक प्रकाशित हो चुके, मैं समझता हूँ संवाद को जोड़ते हुए। इन सब का प्रकाशन आप दोनों ने मिलकर किया। और अब इनके बेटा जी हैं सूर्यकांत बेटा जी, वो अब IIT बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल नौकरी किए अमेरिकन एक्सप्रेस में। फिर उन्होंने पहले से तय करके रखा था कि जो परिवार ने किया उसको आगे बढ़ाना है। अब वो पूरा समय अपनी श्रीमती के साथ, उनकी शादी हो चुकी है, तो बेटा और बहू दोनों मिलकर इस अभियान को में अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। आत्मी यूनिवर्सिटी गुजरात में अभी उनके बेटा जी मध्यस्थ दर्शन की एक वाङ्मय का पठन कराने गए हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा बी आर भैया से, अब तक की जरिए उनकी कैसी उसकी चर्चा करेंगे। बी आर अग्रवाल जी। बुला लो ना उनको। हाँ, मेरे साथी जो वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो पूरे इस शिविर को प्लान करने से लेके एग्जीक्यूट करने तक जो लगे हुए हैं, उन सभी भाइयों को मैं चाहता हूं कि यहाँ आ जाएं, स्टेज के पास आ जाएं। राजा भैया, आकाश भैया, चंद्रशेखर भैया, जूबी, प्रतीक, राकेश, तुषार, चानी दीदी, रंगेश, सुषमा भाभी, वेदांत, और बहुत से नाम मेरे को हो सकता है नहीं याद आ रहे हों। मंजीत भैया तो हैं ही हैं, मुखिया हैं। साकेत भैया, प्रतीक का तो नाम लिया, प्रतीक का, अंकु, और कौन कौन है भाई? हाँ, सबसे युवा
मंजीत भैया एक बार परिचय करा दो। तो यह टीम है और इस टीम के सबसे युवा जो मुखिया हैं आदरणीय मंजीत भैया आ रहे हैं, चिर युवा। संस्थान की स्थापना के समय बात आई कि सबसे पहले रहने की जिम्मेदारी किनकी, तो आदरणीय मंजीत भैया ने ली। आज पूरे 22 वर्षों से अभ्युदय संस्थान में सतत निवासरत हैं और सारे कार्यक्रम को सफल आयोजित करने में मंजीत भैया का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और मैं देख पा रहा हूँ मंजीत भैया के साथ में ही उधर दिनेश भाई राठौर जी, आप देखिए 87 वर्ष के युवा। जब भी भोजन व्यवस्था की चर्चा होती तो बिना दिनेश भैया के कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता। तो दिनेश भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके साथ में आकाश मिश्रा जी हैं। आप लगातार इनका मैसेज देखते रहे होंगे। बहुत सुंदर ढंग से इन्हें पूरा ऑर्गेनाइज किया। खासकर जो प्रचार प्रसार अभियान की जो रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी आकाश भाई ने ली। और इनके साथ में मैं कहूँगा मंजीत भैया के बेटे, अब हम चर्चा कर देंगे, अगली पीढ़ी चल रही तो उनके बेटे जुबी हरप्रीत भाई हमारे बीच में हैं। उनके साथ में पूरी टीम है, आप देख सकते हैं। अंकु हैं, राकेश अच्छे खासे इंजीनियर, आईआईटी मुंबई से पास आउट। और इन्होंने जो डेटा का एनालिसिस किया, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे करते हैं, बहुत शानदार ढंग से एनालिसिस की। तो एक बार राकेश भाई ने पूरा कार्यक्रम पूरा किया। आपके रूम में अगर कोई अच्छी बात है या कोई गड़बड़ी तो उसके लिए राकेश भाई नहीं, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोशिश तो की है ना, पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है। तो मतलब और आप लोग जैसा जैसा बताते जाएंगे हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पर जैसी भी मतलब सुविधा हम करा पा रहे हैं, तो मैं मतलब पहले से मतलब आप लोगों से बहुत आप अच्छे उससे आए हैं, बहुत सामान्य सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो जैसा भी होगा हमको आप गाइड कीजिएगा और कुछ हमारी गलतियाँ होंगी तो पहले से ही माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत आप लोगों से निवेदन है जी। कुछ कमी होगी तो बताएंगे, गाइड करेंगे जी। अभी शिविर संबंधी कुछ नियम है और जो इस भवन के नियम है उसके बारे में मंजीत अंकल आप लोगों से कुछ बताएंगे। हाँ बीआर भैया, तो हम एक बार युवा टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम है पूरा। बीआर अग्रवाल भैया, आप सबका स्वागत है, सबको वंदन है मेरी ओर से। मैं सोचता हूँ कि आप लोग शिविर करने आए हैं, हम लोगों की बात तो बाद में भी हो सकती है। और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन संकेत भैया ने मेरा दे दिया, उससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। तो मेरे को लगता है कि हम लोग अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और सोम भैया को जो शिविर करने आए हैं आप लोग उनको सुनना शुरू करते हैं। मेरे हिस्सा हाँ नहीं, इसको मैं पूरा कर रहा हूँ, 1 मिनट पूरा। हो गया। सोम भाई को इनवाइट करने के पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है वो। जैसे चर्चा चल रही थी अभ्युदय संस्थान में स्थापना को लेकर, 2003 से जो शुरुआत एनआईटी के माध्यम से हुई, बाद में सामाजिक शिविरों का दायरा बढ़ता गया। तो उसी दौर में एक बहुत अच्छी घटना घटी कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारी आए और तत्कालीन शिक्षा सचिव नंद कुमार जी ने 7 दिन का शिविर किया। और उन्हें लगा कि इस शिक्षा को स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के बीच तक पहुंचाया जाए। और फिर 2008-09 से एक नया अभियान प्रारंभ हुआ, जिसके तहत 7 दिन के शिविर नहीं बल्कि 1 वर्ष का अध्ययन शिविर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए प्रारंभ हुआ। और वो शिविरों का सिलसिला लगातार चलता रहा।
तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की ओर से इस अभियान को गति देने के लिए सब तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई और उसका परिणाम ये रहा कि शिक्षा मंत्री जी उस समय बृजभान अग्रवाल जी थे, उन्होंने शिविर किया, मुख्यमंत्री जी के परिवार ने शिविर किया और इसकी चर्चा फिर पूरे देश में होने लगी। तो सोम भाई को फिर बाहर बुलाया जाने लगा। तो शुरुआत हुई गुजरात से और गुजरात में आपने फिर शिविर लेना प्रारंभ किया। आज गुजरात में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि सोम भाई का शिविर अगर कहीं हो रहा है तो कम से कम 500 से 700 लोग एक एक शिविर में आते हैं। सूरत, अहमदाबाद, विसनगर, भावनगर, राजकोट, आप जहाँ का नाम लें, यानी कभी कभी हमको तो थोड़ी सी पीड़ा भी होती है कि छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई और गुजरात में ज़्यादा फल फूल गया ऐसे लगता है हमको तो, बट ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा फल फूल रहा है। फिर धीरे से चर्चा हुई तो दिल्ली सरकार तक खबर गई, तो दिल्ली सरकार के फिर अधिकारी आए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, आज भी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी आए और अपने साथ पूरी टीम लेकर आए 2015 में। और फिर दिल्ली में जो जीवन विद्या को एक नया नाम मिला, मैं कहूँगा हैप्पीनेस करिकुलम के रूप में, वो स्थापित हुआ। आज दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं उनके शिक्षकों ने सोम भाई का शिविर किया है। कुछ शिविरों में मेरा जाना हुआ 4000 टीचर्स को एक ही बार में शिविर ले रहे हैं। इन्होंने 4-4 टीचर की समझ तो 4 बैच का किया। तो चाहे दिल्ली की बात कहें, और आज दिल्ली में जिस तरह से 16 लाख बच्चों को यह जीवन विद्या हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से पहुंच रही है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना घटी है। और उसको देखकर फिर अन्य राज्यों ने इस हैप्पीनेस करिकुलम या चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अपनाने का फैसला किया। तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड में शुरुआत हो चुकी है, हरियाणा में सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ हो चुका है और हरियाणा में भिवानी में एक सेंटर प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली में तो उत्तर प्रदेश में सोम भाई अपने गांव से, ये भी बड़ी गजब की बात है, अपने गांव जाकर फिर से एक नई शुरुआत की। हापुड़ के पास में गांव है धनोरा, जहां पर अभ्युदय संस्थान की स्थापना हुई और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, अनेक प्रांतों से लोग आते हैं और शिविर करते हैं। तो मैं ज़्यादा, जैसे BR भैया ने कहा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सोम भाई को सुनने के लिए बेताब हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, आज का दिन रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब सोम भाई के लिए माइक। सोम भैया। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार, आवाज़ पीछे, ठीक, नमस्कार, पीछे, थैंक यू। हाँ जी, सभी खूब जोरदार नमस्कार। और सबसे पहले शिविर में आए हमारे सभी मित्र भाई बहन, सबसे पहले मेरे को एक विशेष भाव, देखिए पिछले साल की सारी यात्रा में ये बात तो बहुत क्लैरिटी के साथ में हम सभी को स्वीकार होती है कि उम्र का एक प्रभाव होता है। जो बात बचपन में स्वीकार हो सकती है, किसी एक उम्र के बाद में बहुत सारा अंडू करना होता है, बहुत सारी हैबिट्स और बहुत सारी
अपने जीने की मजबूरियां भी होती हैं। तो मेरे पास मेरे अंदर एक भाव कि जैसा हेलो, सबसे पहले मेरे को मंच से ही सूचना, हेलो, माइक बीच में छूट रहा है भाई, हेलो, नमस्कार नमस्कार। यदि हमारे बीच में कुछ गर्भवती बहनें हैं, जैसा कि मंच से सूचना दी गई, तो एक बार खड़े हो जाए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आप दोनों का विशेष सम्मान है कि आपने उस भाव को वैसा समझा भी, उस जिम्मेदारी को वैसा समझा भी। मैं इसकी महिमा समय आने से बताऊं। बैठिए। गुड। देखिए, जैसा अभी चर्चा हो रही थी और गुजरात के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी, तो गुजरात के साथ कुछ पॉजिटिव जाने से ऐसा पता चला कि सामाजिक पृष्ठभूमि काफ़ी है और विभिन्न समाज के लोग अपने समाज की महिलाओं के लिए बहुत मोटी फीस दे के कुछ अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं, क्योंकि उनके भीतर ये स्वीकार है कि वैचारिक चर्चा का होते रहना, है ना, मानव मूलतः सोचने समझने वाली इकाई है, तो ऐसा होते रहना हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए ज़रूरी है। और जितना मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन आया है, महिला पुरुष के बीच में समानता काफ़ी एक अच्छे लेवल की मैंने गुजरात में देखी। तो वहीं से ये एक नया प्रयोग हमने होते हुए देखा, सहज रूप से हुआ कि बहुत सारे शिविरों में बहुत सारी गर्भवती बहनों, क्योंकि शिविर के दौरान ये चर्चा होती है कि गर्भ संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदरणीय नागराज जी ने गर्भ संस्कार को जैसा परिभाषित किया कि बेसिकली गर्भ के दौरान माँ जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, वही गर्भ संस्कार। बढ़िया। एक संदर्भ चला तो इस पे 2 मिनट बाद पूरी कर देता हूँ, फिर अपन शिविर तो करेंगे ही। तो गर्भकाल के दौरान लगभग 4.5 महीने से आगे हम विस्तार से बात करेंगे तो कुछ चीज़ें और डिटेल में आएंगी। बच्चा माँ को सुनता है, माँ जो बोलती है, माँ जो सोचती है और माँ जो सुनती है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो गए? तो माँ जो सुनती है तो यूट्यूब भी शामिल हो गया और फैमिली भी शामिल हो गई। तो माँ जो सुनती है, सोचती है, बोलती है, तो लगभग एक पूरे परिवार का वातावरण। तो यदि किसी परिवार में एक बच्चा आया है, यदि किसी परिवार में एक माँ बच्चे को देने, एक बच्चे के लिए आगे बढ़ रही है, तो परिवार की किस तरह की जिम्मेदारी बनती है और किस तरह का परिवार में, तो बच्चे के लिए केवल शरीरगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए की बजाय बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अब उस परिवार का मानसिक और भावनात्मक वातावरण कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पीकर में हमिंग है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, हो गया हो गया। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुजरात के बहुत सारे शिविरों में ऐसी बहुत सारी तो नहीं, मैं कोई 100-200 की संख्या तो नहीं बोल सकता, लेकिन 10-20-30 मैंने प्रयोग ऐसे देखे जिनमें वो महिलाएं शिविर के दौरान और लगभग 4.5 महीने से लेके थोड़ा सा शुरुआती पीरियड, क्योंकि मैं भी अभी रिसेंटली दादा बना हूँ, तो अपने समय में तो जब हम लोग बने थे काफ़ी उठापटक में थे, तो इस बार थोड़ा शांति से सारी चीज़ें समझने का मौका मिला है। तो मैं ऐसा भी मानता हूँ शायद दादा दादी बनते समय हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से फिर से एक बार आप बनते हैं। तो जिस समय हम पहली बार माता पिता बन रहे होते हैं तो शायद माता पिता के रूप में हमारा उतनी क्लैरिटी, उतना ज्ञान, अपने कैरियर की तलाश, अपनी ज़िंदगी की तलाश, अपनी अपनी कुछ और प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। और शायद जब हेलो हेलो, जब हम दादा जगह में हेलो, रुकता हूँ थोड़ा, या हाथ वाला माइक दे दो, तब तक इसको सेट कर लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। हेलो हेलो। तो रिजल्ट ये आया कि ऐसे हमने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो लोग शिविर के दौरान और अध्ययन के दौरान
भी लगातार ऐसे वातावरण में बैठते रहे, तो जब उन बच्चों का जन्म हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें उनके माँ बाप भी रिपोर्ट कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, उन बच्चों पे कुछ अलग तरह का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि किसी इस तरह की बात को जब हम 7 दिन चलेंगे तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे, तो मुझको लगता है कि गर्भ संस्कार के लिए इससे सुंदर कोई वातावरण नहीं है ना। यदि आपको लगता है कि बैठने में दिक्कत है तो बढ़िया पीछे तख्त लगाएंगे, लेट के सुनिए, है ना। इस शिविर में कोई उस तरह का अनुशासन नहीं है कि आपको कमर सीधी रखनी है। आप लेटा शिविर भी कर सकते हैं, गद्दे आगे हैं ही हैं। आगे लेटने में दिक्कत होती है, पीछे गद्दा लगवा लीजिए, शांति से लेटिए। और हमारे बुज़ुर्ग सभी भाई बहन को भी है, यदि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो तो बिल्कुल घर जैसा महसूस करें। घर के बड़े ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आपका मन भर इधर रहेगा, वो तो मैं आपसे ले ही लूँगा, केवल 1-2 दिन की बात है। तन आपका कैसे भी रहेगा वो चलेगा, तो आप बिल्कुल आराम से रहिए, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हम उन सभी मित्रों को खूब धन्यवाद देना चाहता हूं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। कितने लोग दूसरे राज्यों से आए, एक बार हाथ उठाएंगे। चलिए, खूब खूब आपको धन्यवाद, आपके लिए जोरदार तालियां। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मोहनलाल जी को नमस्कार। तो देखिए, और हमारे एक मित्र तो देश के बाहर से आए, इकलौते हैं भाई, इकलौतों का सम्मान करना होता है। कहाँ हैं? हाँ जी, खड़े हो सकते हैं। अमेरिका से हमारे एक मित्र हैं और कहीं से YouTube वगैरह से आपको संपर्क मिला है। जब बीच बीच में चर्चा करेंगे तो आप आपस में परिचय करेंगे। तो विशेष रूप से ये शिविर के लिए ही आए हैं और विद फैमिली आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कुछ मंच से चर्चा किया गया, हमारे भाई बहनों ने मिलके आपके सामने कुछ चर्चा किया। कुछ बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। देखो, अभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसी भी काम के लिए क्यों इकट्ठा होते हैं? या तो हमको पैसे की तलाश होती है, या हमको किसी पद की तलाश होती है, या किसी आस्था की वजह से हम इकट्ठा होते हैं। ये एक इस तरह की बात है जिसमें ना कोई भय है, ना कोई प्रलोभन है, ना आस्था है, ना राष्ट्रीय समिति है, ना कोई चिन्ह है, ना प्रतीक है, ना माला है, ना मंत्र है, ना किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है जैसा कि फॉर्मल होता है ना। फिर भी लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये एक इस तरह की बात, हालांकि जब हम एजुकेशन के मंच को देखते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह से दिखता है, जहाँ किसी तरह का चिन्ह, प्रतीक, कर्मकांड शुद्ध रूप से मानव है तो मानव में समझने की क्षमता है। अकेला मानव एक ऐसी एंटिटी है जिसमें सोचने समझने की सामर्थ्य है ना। किसी गाय भैंस को किसी शिविर में जाना नहीं होता है, और मानव के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें समझने की ताकत है। तो मानव इस रूप में विशेष है। लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज भी जा रहे होते हैं तो हम अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक जॉब मिलेगी, जॉब से पैसा मिलेगा, पैसे से सम्मान मिलेगा, कोई कनेक्शन हमारा प्रलोभन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ किसी तरह का आश्वासन आपको नहीं है कि कोई गुरुजी मिलेंगे, वो आपको कोई आशीर्वाद देंगे, या है ना, जैसे कि हमने ये भी सुना कि हाँ, सुनने से, भागवत सुनने से मोक्ष होता है, ऐसा सुना है कि नहीं, है ना। तो ये भी समझ में आ गया इतने सालों में, यार भागवत सुनने से मोक्ष हुआ होता तो इस देश की जनसंख्या काफ़ी ऐसी नियंत्रित हो गई होती, है ना। तो भागवत सुनने से तो मोक्ष नहीं होता है, समझने से हो जाए इस बात की संभावना जरूर है। तो एक इस तरह की बात जहाँ जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, इस बात की विशेषता ये है कि अभी तक हमने मानव में जब भी किसी गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा की है, मानव में उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आए, उसके चेतना के स्तर में कोई चेंज आए, उसके लिए हमने धर्म और अध्यात्म को एक प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाना है। तो अभी तक हमारे पास मानव के बारे में बात करते हैं तो कोई साधना है, कोई आस्था है, कोई धर्म है, कोई अध्यात्म है। इस रूप में हमने मानव के, हमारी पूरी एजुकेशन में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें कि मैं मेरे बारे में कोई चीज़ को जान सकूं, मुझको अपने बारे में कुछ जानना है तो फिर उसके लिए धर्म और अध्यात्म एक जगह है। और देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेरा अपना भी किया हुआ सर्वे है और बाद में वो कई जगह से और भी आया।
इस देश में साधुओं की बड़ी संख्या वो है जो अपनों से तंग आके किसी दिन घर छोड़ के चले गए। ऐसा मेरा किया हुआ सर्वे भी है और कभी ये इंडिया टुडे में भी आया। ऐसा ठीक है? आगे आपसे मेरा भी परिचय नहीं है, लेकिन आप सहमति दे रहे हैं। तो बड़ा वर्ग भारत में ऐसा है कि अपनों से दिल टूटा, परिवार में कुछ ऐसा घटा जिसको लेके हमको परिवार के प्रति ही, संसार के प्रति ही दिल टूट गया। और जब भी आदमी का किसी का ऐसे दिल टूटता है तो फाइनली उसको कोई सन्यास, कोई धर्म, कोई आस्था, कोई गुरुजी, ऐसा कोई ध्यान में आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 100 साल में हमने एक लंबी जंप लगाई कि हम बैलगाड़ी से लेके स्पेस शटल की यात्रा तक की स्थिति में आ गए। तो एक लाइन में अभी कहते हुए इस बात को समराइज करूंगा कि यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को हम समझ पाए तो इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने एक इतना बड़ा चेंज पाया। मेरे को लगता है कि शायद हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने साधनों की कमी शायद हमने कम देखी, हमारे माता पिता ने ज़्यादा देखी, और आज हमारे बच्चे वो हैं जिन्होंने साधनों की कमी नहीं देखी। या मुझको लगता है कि इतना सुविधा का, इतना चकाचौंध कर देने वाला दौर ना तो हमारी पहली पीढ़ी से पहले किसी ने देखा होगा, और शायद हमारी पीढ़ी के बाद भी कोई पीढ़ी इतने लंबे दौर को नहीं देखेगी, क्योंकि अभी हमारी 20 साल तो और बची। तो जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके और जितना भी कुछ ये नया बहुत सारा रोज आ रहा है, तो हो सकता है इसका एक लेवल कुछ और बचा होगा तो इस बीच में आ जाएगा। दोस्तों, इस दर्शन से एक बड़ी आशा ये बंधी है, और पिछले 20 सालों में जो कुछ भी हमने छोटे से प्रयास किए हैं उससे हमारे भीतर ये भरोसा बहुत बड़ा है कि जिस तरह से हम विज्ञान को शिक्षा में ला पाए, जिस तरह से हम जड़ संसार को शिक्षा में ला पाए, साइंस एंड इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस पूर्वक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और अपनी ज़िंदगी को हमने सुविधा से भर दिया, तो एक बात समझ में आ गया कि यदि जड़ संसार को क्लासरूम में लाया जा सकता है, तर्कपूर्वक समझा जा सकता है, तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, जो कि हम लगा पाए। अब एक दूसरा क्वांटम लीप, दूसरी लंबी छलांग मानव जाति के सामने है कि यदि चैतन्य संसार को भी तर्कपूर्वक समझा जा सकता है, यदि चैतन्य संसार को, मानव को, संबंध को भी क्लासरूम में समझा जा सकता है, तो ये संबंध का उजड़ा हुआ संसार भी बसाया जा सकता है। बात पहुंची है ना? आज यदि हमारे लिए सबसे बड़े कोई चैलेंज हो गया है तो मेरे को लगता है शादियों को बचाना ही एक चैलेंज हो गया है। और जवान होती हुई पीढ़ी ने जिस तरह से शादियों की अस्थिरता को देखा है, उससे उसके भीतर शादी करने का कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया है। कल मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा, हमारे एक सम्मानित मित्र हैं, फिनलैंड का वीडियो था, और फिनलैंड की हैप्पीनेस के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। उज्ज्वल पाटनी एक कोई मोटिवेटर हैं, वो फिनलैंड की हैप्पीनेस के बारे चर्चा कर रहे थे। तो वीडियो देखने के बाद मेरी ऐसी मन में जिज्ञासा हुई कि वहाँ मैरिज की स्थिति कैसी है। तो मैंने गूगल पे सर्च करके पाया कि फिनलैंड में डिवोर्स रेट 61% है। 100 शादियों में से 61% शादियां टूट जाती हैं। पुर्तगाल में 91.5% है, और फ्रांस वगैरह में सभी में 55, लगभग सारे यूरोपियन देशों में ये 50% से ऊपर है। 100 शादियों में से 50 शादियां नहीं टिक पा रही हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा शादियां टिकने वाले कंट्री मुस्लिम है। ये भी एक आश्चर्यजनक डाटा देखने में ध्यान में आया, क्योंकि जहां आपको छूटने की संभावना ही नहीं है, मतलब एक जगह शादियां वहां चल रही हैं, या भारतीय परिवेश में भी देखेंगे तो शादियां चलने का बड़ा कारण है कि पुरुष प्रधान समाज था और महिलाएं कमाती नहीं थीं, पुरुष पे निर्भर होती थी, इसलिए दोनों के रोल भी बटे हुए थे, और शायद उतनी आज़ादी या उतनी संभावना भी नहीं थी, इसलिए भी हमारी शादियां चल गईं। ये भी एक चलने का कारण था।
थोड़ा सा बीच में पॉजिटिव बात करेंगे तो हम कुछ अच्छी आस्थाओं के साथ थे, हमारी धार्मिक परंपराएं और हमारी जो कुछ भी परिवार के कल्चर थे उसमें हमने रिश्ते को निभाने के लिए जिस तरह की मान्यताओं को गढ़ा, पति पत्नी संबंध 7 जन्मों का होता है, तो किसी किसी को लग रहा होता है कि शायद ये आखिरी होगा। तो कहीं ना कहीं आज भी मेरे को लगता है कि हमारे तक तो ये बात काफ़ी गहरे में रही। सैद्धांतिक रूप से हमको ये स्वीकार रहा कि पति पत्नी आजीवन पवित्रता के साथ में जिएंगे। मानसिक रूप से मेरे मन में कोई गलत विचार आ सकता है, किन्हीं क्षणों में मुझसे कोई गलती भी हो सकती है ना, लेकिन सैद्धांतिक रूप में बड़ा मास ऐसा है, शायद आज भी, अब ये मान्यताएं धीरे धीरे बदल भी रही हैं, लेकिन शायद आज भी बड़ा मास ऐसा है कि आजीवन, जैसे हमारी परंपरा में तो आदरणीय नागराज जी कभी कहा करते थे कि हमारी परंपराओं में तो ये स्वीकार रहा, जीना एक बार, मरना एक बार, शादी एक बार, ऐसा परंपरा ने ऐसा कहा। तो जिन बहुत बड़े मूल्यों को परंपरा ने कहा उनको काफ़ी लंबे समय तक हम निभाते भी आए। और मुझको लगता है कि आज एक अननोन लड़की, अब तो थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन एक अननोन लड़का और लड़की पति पत्नी के रूप में साथ में आते हैं, तो जिस तरह का एक दूसरे के प्रति वो कमिटमेंट व्यक्त कर पाते हैं, शायद ये इसमें हमारी योग्यता ज़्यादा है कि परंपरा का योगदान ज़्यादा है। क्या लगता है? और जैसे जैसे परंपरा वाला योगदान छूट रहा है, टूट रहा है, वैसे वैसे काफ़ी मुश्किल की जगह में हम आते गए। उसमें डाटा ये भी था कि जिन कंट्रीज़ की एजुकेशन जितनी ज़्यादा है, सुविधा जितनी ज़्यादा है, वहाँ डिवोर्स रेट भी उतना ज़्यादा है। जिन कंट्रीज़ में गरीबी है, एजुकेशन कम है, वहाँ शादियाँ ज़्यादा टिक रही हैं। तो शादियाँ टिक रही हैं तो भी झेलना झेलाना ही है, और जब झेलने झेलाने के लिए दोनों तैयार नहीं हैं तो शादियाँ टूट भी रही हैं। ये दोनों परिस्थितियाँ सामने हैं। इस बीच में कुछ अच्छी स्थितियाँ जिनको हम कह सकते हैं कि हम किन्हीं श्रेष्ठ धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ में पति पत्नी संबंध में कुछ अच्छा कर पाए, वैसा भी हमारे बीच में कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये काफ़ी बदलता हुआ भी दिखाई देता है। आप लोगों से सर्वे करके एक बात पूछना भी चाहता हूँ कि कितने लोग इस शिविर को जीवन विद्या शिविर के नाम से करने आए? हाथ उठाएं। जीवन विद्या शिविर के नाम से करने आए, ठीक है। कितने लोग इसको हैप्पी मैरिज के नाम से करने आए? तो वो संख्या यहाँ ज़्यादा नहीं है। कुछ भी बोलें, बात एक ही है। तो नाम इस बार इसलिए बदल देते हैं कि कम से कम कुछ लोग जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जीवन विद्या के नाम से कि मेरे लिए इसमें क्या मिलेगा, तो वो लोग कनेक्ट हो पाएँ। ऐसा पिछले 2-3 सालों में मेरे को काफ़ी बाहर पूरे देश में जाने का जो भी मौका मिला, उसमें ये ऑब्जर्वेशन में आया कि युवाओं में शादी ना करने वाला प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चालू हो गया? हेलो। युवाओं में शादी ना करने वाला प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो फिर उससे थोड़ा सा हम लोगों में चर्चा हुआ और हमने 3 वर्कशॉप अभी तक कंडक्ट किए हैं जो हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग को लेके किए, और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया। और उन्हीं सब शिविरों से ऐसा लगा कि इसके नीचे थोड़ा सा ये भी डाल देंगे तो लोग कनेक्ट हो पाएंगे, तो ऐसा करके डाल दिया। तो दोनों पे हम बात करेंगे, शिविर कंटेंट कवर होगा ही। ये माइक आपको दूँ? हेलो, है ना, ये ले लीजिए शेष भाई। एक बार वो मशीन दे दीजिए, जैसे भी बोलिए, हम लोग उसको नया मशीन चाहिए। अच्छा, हेलो। तो इंटरेस्टिंगली मेरे को लगता है कि इस शिविर की ओपनिंग पिछले हैप्पी मैरिज शिविर के कमेंट से करते हैं, और मैं आपको सोचने के लिए एक प्रॉब्लम देता हूं जो मेरे सामने आई। तो जो जिसके पास है उसको बांटेगा। तो मेरे पास प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको बांट देता हूं। आप भी सोच के देखिए कि उसका क्या सॉल्यूशन आपके पास है। और विशेष रूप से 35 साल के नीचे कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाएं। 35 के नीचे
बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। काफ़ी बड़ा प्रतिशत है, लगभग 70% लोग मेरे को लगता है कि 35 के नीचे ही हैं। और हमारे मित्र पाथ IAS एकेडमी, कितने लोग आए आपकी टीम से? पाथ IAS से कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। बढ़िया बढ़िया, गुड गुड, शानदार। देखिए, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, शिविर में तो बार बार चर्चा करेंगे ही, विशेष रूप से जिनकी देखो शादियाँ हो गई हैं उनका तो अब जो हो सकता है वक्त के साथ साथ धीरे धीरे देखेंगे, पर जिनकी नहीं हुई है, क्या किसी बने बनाए घर में उसको रिस्ट्रक्चर करना आप समझ सकते हो कैसा काम होगा? जिसका फाउंडेशन डल गया है, सब रूम डिफाइन हो गए हैं, बाउंड्री डिफाइन हो गई हैं, लेकिन जो घर अभी मकान नहीं बने, तो प्लेन ग्राउंड में मकान बनाना ज़्यादा सुविधाजनक है। तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। अनमैरिड लोग कितने हैं शिविर में? गुड, बढ़िया। तो जितने लोग अनमैरिड हैं उनके लिए एक बड़ी, मेरे को लगता है कि बहुत एक बढ़िया सोचने का समय है और एक बढ़िया ज़िंदगी उनके सामने है, बशर्ते कि उसकी, देखो ज़िंदगी ना चाहने से नहीं चलती है। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में बहुत प्यार रहे, ये कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा प्यार से, भाई मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कार बहुत शानदार चलाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाऊँ, इससे बनने वाला है क्या? इससे बनने वाला है क्या? तो चाहत से काम चलेगा कि योग्यता से काम चलेगा, है ना? जब तक मेरा वो कॉम्पिटेंस नहीं होगा, जब तक मेरी वो योग्यता नहीं होगी, चाहत एक अच्छी शुरुआत के लिए आवश्यक है, लेकिन जब तक मेरी वो योग्यता नहीं होगी तब तक होगा कुछ नहीं। तो हमारी चाहत है कि हमारी शादी बहुत अच्छी चले, बाद में जो होना है सो होता ही है। अब ये इवेंट मैनेजमेंट वाले, मैं कहता हूँ कि देखो नया शगुफा लेके आने वाले हैं। मात्र 2000, अभी क्या है, धरती का वातावरण काफ़ी दूषित हो गया है, तो इस वातावरण में शादी करना कितना टिक पाएगा, काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो कुछ लोगों के मन में एक नया सोच आ रहा है कि इस धरती के वातावरण के बाहर जाके वरमाला डालेंगे। कहाँ डालेंगे? अंतरिक्ष के बाहर। तो मात्र 2 करोड़ का खर्चा है। ऐसे भी 2-4 करोड़ हम शादी में लगा ही रहे, और इतने सारे लोगों को खिलाने पिलाने का रिजल्ट कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो आदमी 2-2 करोड़, 4 करोड़ में इस धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल के और वरमाला डालेगा। हो सकता है शादी कुछ अलग तरह से चले। लेकिन इन 7 दिनों में वो पिक्चर आपके सामने आएगी कि सही अर्थों में हम इस धरती में एग्जिस्टिंग नेगेटिव वातावरण के बाहर निकल के एक दूसरे के साथ चल पाए। वो स्थिति इन 7 दिन में जरूर आएगी। तो दोस्तों, मुझको लगता है कि बहुत बढ़िया बात किसी ने कही, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और फिर आपसे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके मन में क्या है एक बार आपसे 2-4 लोगों से सुनेंगे, और फिर इस शिविर की ओपनिंग करते हैं। अभी अहमदाबाद में हमने शिविर किया, और किसी माँ बाप ने, जिसने पहले से शिविर किया हुआ था, उनकी बेटी शादी के लायक हो गई और वो शादी करने से मना कर रही थी। तो उन्होंने बहुत समझाया, वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। तो फाइनली उन्होंने हाथ पैर जोड़ के उस लड़के से कहा कि देखो, ये हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग के नाम से शिविर हो रहा है और इसमें अच्छा कंटेंट होता है, हमारा किया हुआ है, तुम एक बार इसमें चले जाओ, फिर तुम जैसा बोलोगी वैसा कर लेंगे। तो माँ बाप के कहने से वो लड़की शिविर में आ गई। 3 दिन उसने सुना, और 3 दिन के बाद उसने कहा कि नहीं, मेरे को थोड़ी सी अलग से बात करनी है। तो हम लोग बैठे, और 5-7 लोग और साथ में थे। दोपहर में खाना खाने के समय भी कुछ लोग साथ में रहते ही हैं। तो उसने जो कहा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ भी जोड़ घटाव नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा कि देखो, मेरी एज 27 साल है और मैं एक IT कंपनी में काम करती हूँ। 1.5 लाख पर मंथ मेरी सैलरी है। मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स मेरे फ्रेंड सर्किल में पूरी हो जाती है। मेरे को बच्चे की ज़रूरत होगी तो मैं IVF से ले आऊँगी। अब आप बताओ कि मेरे सर में कौन सी खुजली हुई है
कि मैं शादी के नाम पे अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे घर में जाके गिरवी रख दूं और जिंदगी भर उनसे पूछ के जॉब करूं, उनसे पूछ के कहीं बाहर जाऊं? बोलिए। क्वेश्चन पहुंच गया? फिर से बोलूं? फिर से बोलूं? नहीं जरूरत है? पहुंच गया? अब आप बताओ आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन? आपस में चर्चा कर लो, मैं 3 मिनट रुकता हूं, तो आप भी आजू बाजू चर्चा कर लो और क्या सॉल्यूशन आपके पास है बताओ। हाँ जी, स्टार्ट। और उसने ये भी कहा कि मैं बोला क्या करती हो? बोले 5 दिन जॉब करते हैं, 2 दिन शानदार चिल करते हैं। चिल बोलते समय उसकी आंख में चमक थी, है ना। बोले शानदार पार्टी करते हैं, बढ़िया जो कुछ करना है सब करते हैं और जिंदगी में मजा आ रहा है। चर्चा। और यदि आपके पास आंसर नहीं है तो आपका शादी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। वो तो वही पता चलेगा सभा में। हाँ जी, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, 2-3 मिनट ले लीजिए आप। तो उसका क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स की है, उनको समझाओ। मैं तो शादी करना नहीं चाहती हूँ और मैं इसमें खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स दुखी हैं। समझना उनको है, मुझको नहीं समझना है। तो मेरे पास शादी करने का कोई रीज़न नहीं है, मैं शादी क्यों करूँ? कंटिन्यू कंटिन्यू, आप लोग भी बोलते रहो, मैं भी बोलता रहूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। कौन बोलेंगे? बोलिए, माइक ले लीजिए। हाँ जी, जो लोग बोलना चाहते हैं हाथ खड़ा करें और माइक लीजिए। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो देख ही लो।
अच्छा, पहले मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं। कितने लोगों को ये चर्चा सुनने के बाद, उस बहन का, लड़की का ये क्वेश्चन सुनने के बाद, सुनने से लगा यार ठीक ही तो बोल रही है? कितने लोगों को लगा कि ठीक ही बोल रही है? हाथ खड़ा करें। ये देखो, सारे ठीक वाले निकल जाएंगे। चलिए, गुड। हाँ जी, कौन बोलेंगे? माइक लीजिए, पीछे माइक दीजिए। इधर पीछे माइक। माइक कितने हैं? माइक कहाँ है? कितने माइक है अपने पास? पीछे जिनको बोलना है वो खड़े हो जाएं थोड़ा सा, ताकि दिख जाएगा कि आपको माइक की जरूरत है, या हाथ उठाएं। हाँ जी, इधर एक माइक दीजिए। जो भी बोले अपना परिचय भी साथ साथ करते जाएं। महोदय, सबसे बड़ी चीज तो यह है, माता पिता ने बच्चों को पढ़ा दिया। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मेरा नाम जमन भाई कक्कड़ है, मैं बिलासपुर से आता हूँ, छत्तीसगढ़ से। माइक थोड़ा दूर कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, माता पिता ने बच्चों को पढ़ा तो दिया और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बिटिया अपनी जिम्मेदारी से पूरी पढ़ ली और आज 1.5 लाख रुपए सैलरी पा रही है। पर माता पिता को यह सोचना पड़ता है कि आज तो हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तो हमारी बेटी का क्या होगा, उसको देख रेख करने वाला कौन है। और फिर बुढ़ापे में आके दोनों को एक दूसरे का सहारा का खास आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भैया 60-65 साल के बाद में बेटी अकेली क्या करेगी। इनके माता पिता आज है, कल नहीं है, इसीलिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन जब बेटे की साइड से देख, हाँ आप बोलो, बेटे की साइड से कौन बोलना चाहते हैं? ये बाप की साइड से, माता पिता की साइड से बोलें। उसके तो बहुत सारे भाई हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन भी कर दीजिए। हर्ष खेड़िया, मैं बिलासपुर से हूँ। आप आईआईटी के बच्चों को कोचिंग वगैरह देते रहे हैं नागपुर में? हाँ, मैं नागपुर में आईआईटी के स्टूडेंट्स को कोचिंग देता रहा हूँ। और मुझे तो उस लड़की का तर्क एकदम सही लग रहा है कि उसको किसी जीवन साथी की क्या जरूरत है। उसके भाई हैं, उसके परिवार में कोई दोस्त होंगे, वो साथी बन जाएंगे। जीवन साथी की तो जरूरत मुझे नहीं महसूस हो रही उसके लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे तो ये तर्क गलत लग रहा है कि 65 साल की उम्र में जब उसको किसी साथ की जरूरत होगी, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो उसके साथ बूढ़े हुए होंगे, और दोस्त भी होंगे। और आजकल तो ये हो गया है लगभग, यदि देखो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जाएगा पहले, ये तो तय है, दोनों साथ टिकट कटेगी, ऐसा तो है नहीं। अब हस्बैंड वाइफ में से एक जाएगा, एक तो बाद में रहेगा ही, तो ये एक रहेगा, इसकी सेवा कौन करेगा? तो लगभग आज जैसी आवश्यकता होती है समाज में, वैसे भी अरेंजमेंट भी होने लगते हैं। आज आप किसी भी ऐसी कॉलोनीज या इस तरह की स्थितियां बन गई हैं, या आप अपने घर में एक 10,000 का व्यक्ति रख सकते हो, 15,000 का, 20,000 का व्यक्ति रख सकते हो, जो बढ़िया आपकी देखभाल करेगा। अभी आज ही कल ही मैं एक रायपुर का एडवर्टीजमेंट देख रहा था, कोई एक अविनाश करके ग्रुप है, उसका सिर्फ ओल्ड एज के लिए वो सोसाइटी लॉन्च की है उन्होंने। हाँ, तो वैसी सोसाइटी में रह लेंगे। हाँ, कल ही मैंने एडवर्टीजमेंट देखा है उसका। बिल्कुल। और रायपुर में ये होने लगा है, तो इसका मतलब है कि बड़े शहरों में, या जिसको हम रायपुर, दिल्ली, लंदन, अमेरिका कह रहे हैं, वहां तो हो ही गया होगा। बिल्कुल। तो ये तर्क आपका खारिज किया जाता है? हाँ, मैं इस तर्क से हाँ जी, और कोई? हाँ जी, और कोई बोले? पहले आप बता दें कि आप बेटे की ओर से बोल रहे हैं कि माँ बाप की ओर से बोल रहे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शोमा राठौर है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा तर्क मम्मी पापा की तरफ से ही है, क्योंकि मुझे भी यही लगता है, जैसे अंकल जी ने कहा कि एक टाइम तक हर कोई फ्रेंड्स, हर कोई साथ देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हर कोई साथ रहता है, पर एक ऐसा टाइम आता है कि हमें सिर्फ एक अपने पार्टनर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इमोशनली हर तरफ से, हर चीज़ से, उनके सजेशंस XYZ जितने भी। तो मेरा भी तर्क ये है कि उन्होंने ऐसा वो नहीं मानती, ऐसा नहीं है, और उसको लगता है कि ऐसा पार्टनर जिससे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मैं कंपैटिबल नहीं हूँ, उसको ज़िंदगी भर कैसे झेलूंगी। तो इससे अच्छा है कि अपन साथ साथ रहेंगे जब तक ठीक लगेगा। और पैसे की ताकत, क्योंकि हमारी पुरानी पीढ़ी में पैसे की बहुत कमी हमने देखी, इसलिए आदमी ही आदमी की सेवा करता था, सुख दुख में आदमी ही आदमी के काम आता था। जब से आदमी ने पैसे की ताकत देख ली है, तो उसको हर स्थिति में लगता है कि मैं एक आदमी अपने लिए अपॉइंट कर लूंगा और फुल टाइम मेरी सेवा करेगा। तो जो कमी हमको पहले लगती थी, वो पैसा और समाज में जो कुछ भी चलन चल गया है,
उसके चलते अब मेरे को लगता है कि पैसा होने से मेरी ज़िंदगी में मेरी देखभाल मैं कर लूँगा। पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ऐसा आपको लग रहा है, बेटी जी। को नहीं लग रहा है। क्योंकि उनके पास पैसा है, पर जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना- सोचे हैं, वो तो अपना कह रही है, वो सबका थोड़ी कह रही है। वो तो कह रही है भाई मेरे को शादी करने की जरूरत नहीं है। तो आपका तर्क खारिज किया जाता है। जी शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, अमेरिका वालों से सुन लेते हैं। हाँ जी, माइक जो माइक यूज नहीं कर रहा है वो बंद रखें। हेलो, मैं इतना जल्दी बोलना तो नहीं चाह रहा था पर चूंकि ये प्रश्न मेरे दायरे का है, जी जी, तो अगर मैं इस पुत्री का पिता हूँ हाँ। तो ये बात तो मानता हूँ कि उसको